आपने इंटरकनेक्शन बताया, अब इसका सिग्निफिकेंस बता दीजिए। इंटरकनेक्शन एक पॉइंट हो गया, फिर हम क्वेश्चन से ही पिक कर रहे हैं वो चीज, सिग्निफिकेंस, महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंटरकनेक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है कि पहला तो ये कि यहाँ पर जीवन को सस्टेन कराने के लिए, सारे जीवों का यहाँ पर सब कुछ हो, लाइफ को सस्टेन कराने के लिए ये चीज़ का होना बहुत, इंटरकनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये कि जीवन तो है लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखने के लिए भी इनका परस्पर में संबंध होना जरूरी है। पीछे वाले क्वेश्चन से आप उठा करके यहाँ लिख लिए नॉलेज, 2-3 सिग्निफिकेंस लिखिए और फिर आ जाइए कंक्लूजन में। तो मैं एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूं कि ये जो असाइनमेंट आपको दिया गया था वो देखिए हमारा सिस्टम क्या है असाइनमेंट्स का। बेसिकली पहले आपके पास एक असाइनमेंट जाएगा जो आपके पोर्टल पे चला जाता है। असाइनमेंट नंबर 2 भी अपलोड हो चुका है, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है ना। और इन ऐसा ही क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट भी मिल जाए, लेकिन अगर एग्जैक्ट ना भी मिले तो इससे आसान ही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शनल के जितने भी दूसरे जगहों पे, दूसरे स्टेट्स में एग्जाम्स हुए हैं, इवन ACF में भी बड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन आया है ना। तो यहाँ भी उसको एज्यूम करके ये चलिए कि FRO में कम से कम बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर भी हम बेसिक भी रखेंगे और अपने असाइनमेंट्स में थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन रखेंगे ताकि दोनों का अभ्यास आपको प्रॉपर तरीके से हो जाए। अब देखिए ये गया था असाइनमेंट आपको पहला, असाइनमेंट नंबर 1, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेजर कंपोनेंट्स विथ एग्जाम्पल। तो मेरा ये रहेगा कि आज आपको मैं बताऊं कि इसका आंसर हम लोग कैसे लिखें और इस वाले प्रश्न को कैसे समझें। पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से असाइनमेंट आपको गया था और किस तरह से इसका सॉल्यूशन हमने बनाया। पहले ये दो चीज समझ में आ जाना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन और असाइनमेंट दोनों। पहला ये था कि डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट, ये इस तरह का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंट, हाउ इज द एनवायरमेंट डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैटेगरी। तो इन सब पे मैं आऊंगा। ये इस तरह से 5 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के फॉर्मेट में गया। दूसरी तरफ जो इसका सॉल्यूशन आया वो कुछ इस तरह का आया। ये तो उसका पहला पेज है। सॉल्यूशन को देखिए कि कैसे आपको इससे ज्यादा बेनिफिट उठाना है इस सॉल्यूशन से, ठीक है। डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट, एक्सप्लेन इट्स मेजर कंपोनेंट्स विद एग्जांपल, 10 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे अगर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता तो इसको लगभग 150 वर्ड में लिखना होता है, 150 से लेके 160 वर्ड। लेकिन जब भी जेपीएससी में ये क्वेश्चन आएगा तो जेपीएससी अक्सर एक्सपेक्ट करेगी कि इसका आंसर भी आप 250 से 300 वर्ड में लिखिए। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आपको जो भी एग्जाम्स बाकी हुए हैं जेपीएससी के, असिस्टेंट सिविल जज और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब जो एग्जाम्स हुए हैं, इनके अंदर जो आया है 10 नंबर का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जेपीएससी ने ये डायरेक्शन दिया है कि आप 250 वर्ड में लिखिए। तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि जेपीएससी का सिस्टम यही है कि वो 10 नंबर के क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करती है कि आप उसको 250 नंबर में लिखेंगे। तो जो भी आपको मॉडल आंसर बनेगा ना, वो 250 वर्ड 300 वर्ड का ही मॉडल आंसर हमने बना के दिया है, जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसे सीख सकते हैं कि कैसे लिखना है। अब देखिए इसमें सबसे पहला चीज क्या था कि आपको ये सवाल क्यों पूछा गया है। ये आपका मॉडल आंसर है, लेकिन मॉडल आंसर का जो पहला सेगमेंट है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आपको इस आंसर पे कमांड हो सके कि आंसर को अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहला चीज ये था कि ये सवाल क्यों पूछा गया है। तो ये सवाल इसलिए पूछा गया है ताकि आपका बेसिक फाउंडेशन कितना है इकोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, इन सब का, उसका जानकारी एग्जामिनर लगा सके। एग्जामिनर ने कोई प्रश्न दिया है आपको, वो कुछ ना कुछ आपसे टेस्ट करना चाहता है आपका। तो टेस्ट यही कर रहा है कि आपको बेसिक्स इकोलॉजी का, ज्योग्राफी का, एनवायरमेंट का, ये सब का पता है कि नहीं, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया है ना। दूसरा चीज, अब यहां से शुरू होता है कि आपको आंसर लिखना कैसे है। तो मैंने क्या किया है कि आपको 2 तरीके का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसमें। आप इनमें से जो भी तरीका अच्छा लगता है उसको लिख सकते हैं, या अपना भी कोई तरीका यहां चूज कर सकते हैं इंट्रो लिखने का। तो इंट्रोडक्शन टाइप 1, जिसके अंदर आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, एक डायरेक्शन के फॉर्मेट में दिया गया है। इसी चीज को आपको एक्सपैंड करके 30 वर्ड, 40 वर्ड, 50 वर्ड में लिखना है। जैसे दिया हुआ है कि एनवायरमेंट सराउंड्स एंड सपोर्ट्स लाइफ ऑन अर्थ, शेपिंग इवोल्यूशन एंड सर्वाइवल। ये वाला चीज हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन मैं इंग्लिश वाले को कोट ज्यादा करता हूं, क्योंकि मैं ज्यादा इंग्लिश वाला टर्म्स ज्यादा यूज करता हूं। हिंदी वाला भी सेम ऐसा ही बना हुआ है। तो एक हो गया एनवायरमेंट का टाइप 1, एक हो गया इंट्रोडक्शन का टाइप 1 और दूसरा हो गया टाइप 2। दूसरे वाले टाइप में क्या है, एनवायरमेंट का परिभाषा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में क्या लिखा है वो। मतलब आप दोनों अप्रोच ले सकते हैं और दोनों अप्रोच में आपको अच्छा ही नंबर मिलेगा, किसी में भी नंबर कम नहीं आएगा, कम ज्यादा नहीं होगा, है ना।
तीसरा अप्रोच भी ले सकते हैं जो मैंने क्लास में बताया था, लेकिन उसको यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि क्लास में बता ही दिए तो यहाँ पे देने का क्या मतलब बनता है। तो यहाँ मैंने दूसरा अप्रोच लिख करके आपको बताया कि इन 2 तरीके से भी इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। अदरवाइज क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि आप एकदम बेसिक पाएंगे कि एनवायरमेंट जो है ये टर्म, ये फ्रेंच वर्ड एनविरोनर से डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है वहाँ से, वो उसका एटमोलॉजी है। तो एक वो भी अप्रोच आप यहाँ मान के चल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टाइप 3 में वो भी एक अप्रोच है। तो आपको 2 अल्टरनेटिव सब में दिया हुआ है और क्लास में हर क्वेश्चन के लिए मैं एक अल्टरनेटिव आपको बताता हुआ चलता हूं, तो 3 आपके पास रहेगा। तो हमारे पास क्या है, आप इसको एनवायरनमेंट का जो मेन प्रिंसिपल है या जो एनवायरनमेंट का मेन फंक्शन है कि वो धरती को या हमारे आसपास की हर चीज को सराउंड करती है, वो वाले से शुरू करिए, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में क्या डिफिनेशन है उससे शुरू करिए। डिफिनेशन दोनों में सेम होगा लेकिन अप्रोच आपका लिखने का बदल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टाइप 1 टाइप 2 में ऐसा दिया है। अब देखिए बॉडी, अब जब हम आते हैं बॉडी में, तो बॉडी भी टाइप 1 और टाइप 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। जो पहला तरीका है बॉडी लिखने का वो क्या है कि इसके अंदर थीम वाइज क्लासिफिकेशन किया। थीम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने पहले क्या किया, एक थीम पकड़ा कि एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जो नॉन लिविंग है, ये एक थीम है। दूसरा थीम ये है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो बायोटिक हैं या लिविंग है। ठीक है, आपको आश्चर्य होगा जान करके कि ये 3-4 क्वेश्चन का एक ही आंसर है। ठीक है, मैंने तो सिर्फ ये वेरिएशन दिया आपको असाइनमेंट के फॉर्म में कि एक टॉपिक जो है ना उससे किस वेराइटीज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबका आंसर लगभग मोटा मोटा एक ही है, लेकिन उसी थीम पे उसी टॉपिक से एग्जामिनर चाह रहा है कि थोड़ा सा अलग अलग आउटपुट आपसे निकाले। तो ये बस फर्क है इसके अंदर। तो पहला बॉडी का टाइप ये है कि बॉडी में आप चाहें तो 3 या 4 पॉइंट्स बना करके या 3 या 4 पैराग्राफ्स बना करके इसके अंदर कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो बता दीजिए, क्योंकि आपसे कंपोनेंट्स का ही वहां से आशा किए हुए क्वेश्चन में वो। और दूसरा तरीका है इलस्ट्रेशन बेस्ड लिखिए, कि जैसे पहला एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में लिखिए कि एक पॉन्ड का एग्जाम्पल देके या फिर एक जो तालाब है उसका एग्जाम्पल देके अब बताइए कि जैसे इसके अंदर एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जो है पानी। मैंने एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे कि उसमें लिखेंगे कि इफ़ वी कंसीडर अ पॉन्ड, मतलब अगर हम एक तालाब को देखें, तालाब को ऑब्जर्व करें, तो उसके अंदर जो हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो क्या है, पानी। लेकिन लिविंग कंपोनेंट्स क्या है, जो उसके अंदर एक्वाटिक लाइफ रहता है, जो उसके अंदर लाइफ माने जीवन जो उसके अंदर है, मछलियों के फॉर्मेट में, कुछ पौधों के फॉर्मेट में, कुछ क्रोकोडाइल्स के फॉर्मेट, जो भी उसके अंदर जीवन है। तो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आपने एक इलस्ट्रेशन के तौर, इलस्ट्रेशन मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण देकर के ये समझाने का प्रयास किया कि एक इकोसिस्टम जो कि एक तालाब है, उस तालाब के अंदर लिविंग कंपोनेंट क्या है और नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या है। ठीक है, क्लास में ही मैं समझा चुका हूं आपको कि एनवायरनमेंट के अंदर कुल मिलाकर के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उससे एनवायरनमेंट बनता है। उस 4 कंपोनेंट में पहला तो यह है कि लिथोस्फेयर है, पहला तो यह है एटमॉस्फेयर, जो ऊपर में हमारा जलवायु है और बेसिकली वो हमको एनवेलप करके रखे हुए है, गैस का मिश्रण है और कुछ नहीं है उसके अंदर। दूसरा है लिथोस्फेयर, जो सॉलिड ग्राउंड है जिस पे हम लोग खड़े होते हैं। और तीसरा है आपका हाइड्रोस्फेयर, जो पानी का एरिया है। और चौथा है बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर ही बायोटिक कंपोनेंट है, बाकी तीनों के तीनों एबायोटिक कंपोनेंट है ना, जो नॉन लिविंग है 3 चीज। और एक चीज क्या है, बायोस्फेयर लिविंग चीज है। तो वही चीज तो लिखा हुआ है यहाँ सिंपल से, बायोटिक मतलब लिविंग चीज और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बस सिंपल से यहाँ पे है। अब जब ये 2 लिख, इसमें से कोई भी बॉडी आप चूज करके लिख सकते हैं, किसी भी टाइप का आप एग्जाम्पल बॉडी में लिख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन टाइप 1, कंक्लूजन टाइप 2, जिसके अंदर आप किसी भी तरह का कंक्लूजन, जैसे पहला कंक्लूजन है थोड़ा सा समरी बेस्ड लगता है कि एनवायरनमेंट के इन जो कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट के, या जो कंसेप्ट है एनवायरनमेंट का, इसको समझने से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं या कंजर्वेशन एफर्ट्स में हम लोग जा सकते हैं। ये एक समरी बेस्ड है लेकिन एक लार्जर गोल से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। वो भी मैं बताऊंगा आपको कि ये सब क्या होता है, लार्जर गोल वगैरह थोड़ा आगे चल के, माने दूसरे हफ्ते में। अभी तो एक ही हफ्ता बीत रहा है हम लोग का। तो अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंट्स कंपोनेंट्स इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक लार्ज गोल है, लार्ज ऑब्जेक्टिव है या बड़ा उद्देश्य है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन में किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ लेते हैं अपनी सारी चीजों को। कि कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग कि अंततः एनवायरनमेंट का समझ होना, इसके कंपोनेंट्स का समझ होना जरूरी है, अति आवश्यक है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है, या फिर हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए, जो हम लोग यहाँ संरक्षण करने वाले हैं, उन एफर्ट्स के लिए एनवायरनमेंट का समझ होना, इसके कंपोनेंट का समझ होना जरूरी है। ये एक कंक्लूजन का तरीका हो गया। दूसरा कंक्लूजन कि यहाँ पे आप लिखिए कि थोड़ा चेंज करके उसको लिखिए कि हार्मनी बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ प्लैनेटरी वेलबींग। यहां भी ये लार्जर गोल वाला ही है, लेकिन ये गोल कैसा है, ये गोल किसी खास चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक कंसेप्ट है, लेकिन प्लैनेटरी वेलबींग एक कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, गोल लार्जर है, ये इससे भी ज्यादा लार्जर गोल है, लेकिन यहां पर हम एक छोटे से ऑब्जेक्टिव का ये ट्राई कर रहे हैं, या एक छोटे से कंसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं। यहां एक जेनरिक तरीके का लिख रहे हैं कि इंसान और जो भी उसका पर्यावरण है उसके बीच में हार्मनी होना जरूरी है, तभी जाकर के हम लोग इस पूरे के पूरे प्लैनेट को यहाँ पे अच्छे तरीके से संजो करके रख सकते हैं। ठीक है, ये प्लैनेट संजो करके रखेंगे तभी जाके हमारे आने वाले जितने जनरेशन हैं यहाँ पर प्रॉपरली वो सर्वाइव कर पाएंगे, उनको यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन जिसका आपको इस तरह से लिखना था, तो हमने जो अपना मॉडल आंसर तैयार किया है, पहले आपको डायरेक्शंस दे दिया है सबके अंदर, साथ में कुछ टिप भी ऐड कर दिया है कि ये फ्लो चार्ट आप चाहे तो बना सकते हैं बायोटिक एबायोटिक का। और ट्रिक क्या है इसका, इस तरह के क्वेश्चन में जहां भी ऐसा ट्रिक आ जाए ना, जहां बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का जिक्र हो रहा है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन में हो, पहले इनका फ्लो चार्ट दोनों का बना दीजिए। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, साइड में थोड़ा सा फ्लो चार्ट उसको बना करके और उसको एक बॉक्स बना दीजिए वहां पर। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप आंसर्स को थोड़ा अच्छा से माने प्रदर्शित कर पाएंगे, अच्छा से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। आंसर जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल होता है, जितना साफ सुथरा और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा होता है, मार्क्स उतना ही बढ़ता है। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये एक तरीका है आंसर लिखने का। अब इसी मॉडल आंसर में आपको नीचे एक मॉडल आंसर लिख करके दिखाया गया 250 से 300 वर्ड में। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, शब्द कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसका चिंता नहीं करें, आप जब लिखें तो उसको 250 से 300 वर्ड में लिखने का प्रयास करें। वही चीज़ है, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन। तो अब ये जो मॉडल आंसर है, या एग्जाम में जो आप आंसर लिखते हैं वहाँ क्या करना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो आप, ये टेक्निकल पेपर है, इसमें सब हेडिंग्स का यूज आप कीजिएगा, सब हेडिंग्स, क्योंकि उसके बिना नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, सब हेडिंग का मतलब होता है ये वाला भाग। ठीक है, ये जो छोटा छोटा लिखा गया ना, ये नहीं लिखना है। ये तो हमने क्योंकि मॉडल आंसर बनाया इसलिए आपको इंट्रोडक्शन यहां लिख करके दे रहे हैं, आप नहीं लिखिएगा, आप सीधे यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, मॉडल आंसर में आंसर में कि एनवायरमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल कंडीशन सराउंडिंग इन विच, तो ये बॉडी जो इंट्रोडक्शन का पहला टाइप था उसको लेकर के आगे बढ़ा है, और उसका एक्सपेंशन इस तरह का है। हिंदी में भी ऐसा ही है कि एनवायरमेंट क्या है, हमारे आसपास जो सराउंडिंग में चीज़ें हैं वही एनवायरमेंट है हमारा। उस सराउंडिंग के चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं जो बायोटिक है, जो लिविंग चीज़ है, कुछ चीज़ें एबायोटिक है, जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, और उनका एक लिस्ट बना देना आगे चल के। ठीक है, आता हूँ मैं, क्वेश्चन को समझना कैसे, उन चीज़ों को क्या करना है वो भी आते हैं, लेकिन पहले ये बेसिक सा चीज़ें, आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे कोर्स में, पहले उस कंटेंट को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फिर तो आएंगे क्वेश्चन लिखते कैसे, मैं अभी आपको लिख के भी दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो ये होता है यहाँ का सब हेडिंग, और ये सब हेडिंग देना जरूरी है। साथ ही साथ ये सब हेडिंग के साथ कहां से आपको सब हेडिंग देना चाहिए, कहां से, तो ये सब हेडिंग आपको हमेशा क्वेश्चन से ही उठाना है। सब हेडिंग डायरेक्टली पिक करना है क्वेश्चन से, तभी जाके वो नंबर मिलेगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो सवाल है, इस सवाल में, सवाल तो ऊपर ही लिखा होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। तो ये जो सवाल है ऊपर लिखा है, देखिए, डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट। ठीक, मतलब एनवायरमेंट का परिभाषा बताइए। अब मान लीजिए इतना छोटा सा होगा, तो क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं कि पहले इस वाले भाग का हम आंसर लिखेंगे, डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट, पहले इस वाले सेगमेंट का हमको आंसर करना है। दूसरा है कि इसके मेजर कंपोनेंट्स का व्याख्या कीजिए एग्जाम्पल के साथ। अगर एग्जाम्पल नहीं भी दिया होता तब भी हम लोग उसका एग्जाम्पल के साथ ही व्याख्या करते, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने का तरीका ही है कि उसको एग्जाम्पल देके आप समझाइए। ठीक है, तो एक्सप्लेन इट्स मेजर कंपोनेंट्स विथ एग्जाम्पल्स, ये चीजें दी है। दूसरा, तो ये हम लोग को दूसरे सेगमेंट में लेके चलना है। एक आंसर दो भाग में बटा हुआ है, पहले वाले भाग में हमको डिफिनेशन लिखना है, और दूसरे वाले भाग में इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, जिसका हम लोग को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है एग्जाम्पल के साथ। ये काम करना है, आपका आंसर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब हेडिंग्स जो हमको लेना है, सब हेडिंग्स इसमें लेंगे, यहीं डायरेक्ट क्वेश्चन से उसको पिक करेंगे।
कि पहला सब हेडिंग क्या बनेगा, डेफिनेशन। आप पहला सब हेडिंग बनाइएगा डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, ये ऐसे। फिर इसको आप करिएगा अंडरलाइन। हमारा तो क्योंकि यहाँ पे बनाने का ऑप्शन है कि बोल्ड कर सकते हैं, एग्जाम में आप बोल्ड नहीं कर सकते हैं उसको, तो एग्जाम में इसके जगह पे करना है आपको अंडरलाइन। अंडरलाइन भी कर सकते हैं या फिर एक बॉक्स बना सकते हैं ऐसे करके, और ज्यादा अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। और उसके बाद आप अपना आंसर लिखना शुरू कीजिए कि एनवायरमेंट का परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आप चाहे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से लिख सकते हैं, चाहे सिंपली उसका परिभाषा लिख सकते हैं, या फिर एनविरोनर वाला बात से शुरू कर सकते हैं, जैसे भी आपको मर्जी है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट ये पहला हमारा सब हेडिंग बनेगा। दूसरा सब हेडिंग कहां से पिक करना है, यही क्वेश्चन से ही, एग्जैक्टली जो यहां लिखा हुआ है उसी को उठा के सब हेडिंग बनाना है, दूसरा कुछ नहीं। तो हम दूसरा सब हेडिंग क्या बनाएंगे कि इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या है, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। हिंदी में इसके जो प्रमुख घटक हैं वो क्या है, तो वो सब हेडिंग बन जाएगा उसका। ऑलवेज रिमेंबर क्या करना है, एक नोट में यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं, जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में शामिल कर लीजिए। नोट, ऑलवेज, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑलवेज पिक सब हेडिंग्स फ्रॉम योर क्वेश्चन, सब हेडिंग्स फ्रॉम योर क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो कंटेंट दिया हुआ, जो पूछा है ना, उसी को आपको सब हेडिंग बनाना है, दूसरा कुछ नहीं बनाना है, अपने मर्जी से नहीं बनाना है, उसमें फिर कम नंबर मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट नहीं लगता है देखने में। क्वेश्चन से पिक कीजिएगा तो परफेक्ट। दूसरा चीज ये है कि एस्से बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये। एस्से बेस्ड क्वेश्चंस में कई चीजें ना सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव का मतलब होता है अपने साइड से आप उसको मैनिपुलेट या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन छोटा रहेगा लेकिन लिखना होगा उसको 800 वर्ड में, तो वहां कई चीजें आप अपने साइड से ऐड कीजिएगा। सब हेडिंग्स जरूरी नहीं कि क्वेश्चन से पिक करें क्योंकि खत्म हो जाएगा, तो आप अपने साइड से भी कुछ चीजें नया ऐड कर सकते हैं। ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इसका आंसर में आप अपने से कुछ भी ऐड मत कीजिए। ज्यादातर तौर पे इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में आएगा। एक्सप्लेन में मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी नया अपने साइड से ऐड हम लोग नहीं करते हैं। जैसा वो कंसेप्ट दिया है उसी कंसेप्ट को आसान भाषा में आपको समझाना है, यही व्याख्या करने का तरीका है, यही एक्सप्लेन करने का तरीका है। तो हमने क्या किया यहाँ कि इसका एक सब हेडिंग डेफिनेशन, दूसरा मेजर कंपोनेंट्स, और हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो ये कितना इजी है ना। चलिए, और आंसर को तोड़ तोड़ के कैसे समझना है आते हैं उस बात पे। तो ये था आपका क्वेश्चन 1। ऊपर दिए गए थे आपको डायरेक्शंस, और इसके बाद दिया गया है मॉडल आंसर आपके उसमें जो आपके ऐप पे जाता है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए। साथ ही साथ देखिए, ये उसी का मेन बॉडी है, उसी वाले क्वेश्चन का जो इस तरह से दिया हुआ है। तो मेन बॉडी कैसे लिखा गया है, यहाँ पे फ्लो चार्ट कैसे बनाया गया है, क्योंकि ये जब ट्रांसलेट होता है तो हिंदी वाले में ये चीज़ हम लोग वर्ड से नहीं, इमेज के फॉर्मेट में ये लाते हैं, बनाते हैं। तो इमेज जब पेस्ट करते हैं ना, तो ये अनुवाद नहीं हो पाएगा, तो ये इमेज के फॉर्मेट में रख लीजिए। इसका आप अनुवाद अपने से कर सकते हैं कि यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग क्या क्या है। तो ये चीज़ें हैं नॉन लिविंग थिंग, यहाँ पे वायु है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे मृदा है, ये सब नॉन लिविंग थिंग। और दूसरे साइड में बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, माने जिसके अंदर जीवन है, वो सब कंपोनेंट्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो यहाँ पर खाना बनाते हैं, जिसमें प्लांट्स आएगा। कंज्यूमर्स जो यहाँ का उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं, जो यहाँ का बना हुआ खाना खाते हैं। फाइनली डीकम्पोजर्स जो यहाँ के सड़े हुए डेट्रिटस फूड चेन में रहते हैं, माने सड़े गले जो खाना जो डेड चीज हो चुका है, डेड चीज को फाइनली डीकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करना मतलब उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ करके खत्म कर देना, डिकम्पोज, फॉर्म को चेंज कर देना, और आम भाषा में सड़ा देना। तो ये चीजें आपको ऐड करनी है आपके आंसर्स में। मैं पहले सारा मॉडल आंसर आपको थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। सेकंड वाले जो मॉडल आंसर है उसके आपके जो नोट्स मिलेगा उसमें ऐसे ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या चेक कर रहा है आपका, और साथ में इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन टाइप 2, फिर बॉडी टाइप 1 में क्या होना चाहिए, और बॉडी टाइप। आप इन दोनों में से कोई एक ही चूज करके लिखिएगा अपना आंसर। ठीक है, तो जो समझदार लोग हैं वो क्या करेंगे कि सिर्फ डायरेक्शंस को देख करके अपना आंसर लिखने का पहले कोशिश करेंगे। और एक चीज मैं पहले ही बोल रहा हूं कि आंसर आप पहले लिखिए खुद से, तभी आपको समझ में आएगा ना कि क्या चैलेंजेस इसके अंदर हम लोग फेस करते हैं। हर चीज पे अगर आप मेरे ऊपर ही डिपेंड रहिएगा तो आप कभी आंसर राइटिंग नहीं कर पाइएगा। हमको परीक्षा नहीं लिखना है, या फिर आपके किसी मित्र को परीक्षा नहीं लिखना है, ये परीक्षा आपको लिखना है। तो जब आप खुद से लिखना शुरू करिएगा ना, तब आपको प्रॉब्लम्स आएगा और मन नहीं करेगा लिखने का। लेकिन तभी आप समझिए ना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह आपको इसमें कामयाबी पाना है
तो वही वही काम करना पड़ेगा जिसमें कंफर्ट आपका नहीं है, आराम आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको आंसर लिखने में डिफिकल्टी हो रहा है तो उस डिफिकल्टी से जीतना है आपको बार बार सीख करके। दुनिया का हर छोटा से छोटा काम करने में डिफिकल्टी आता है, और उस समय अगर आप झूठ मूठ करके हमको मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं। हम तो बता देंगे लेकिन आपका फायदा नहीं होगा कुछ, हम पहले ही बता रहे हैं। हम 24 घंटा अवेलेबल हैं आपके लिए, आप जब भी फोन करिएगा 4 बजे रात में उठा लेंगे हम फोन। लेकिन अगर इन चीजों बिना लिखे क्वेश्चन का आंसर आप पूछेंगे हमसे, तब आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, साफ साफ बात। हाँ, ये जब लिख रहे हैं इसमें दिक्कत आ रहा है आपको कि देखिए हम एक एक हमने लिखा, ये आंसर कैसा है आप बताइए, तब हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे कि हाँ अच्छा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम बताएंगे आपको। लेकिन ऑलवेज आपको करना ये सेल्फ इवेल्युएशन पहले करना है, ठीक है। एंड में मैं डिस्कस करूंगा, हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करूंगा कि ऐसे लिखना चाहिए था, इसको ऐसे लिखना चाहिए था। लेकिन ये चीज अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं हम क्वेश्चन देंगे और साथ ही साथ डिस्कशन कर देंगे, तो फिर आप लिखने का मौका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप पहले 2-3 दिन का टाइम लेकर के लिखने का कोशिश कीजिए, फिर तो हम हैं ही ना, इसका मॉडल आंसर भी पहुंचेगा आप तक और डिस्कशन भी पहुंचेगा आप तक, ठीक है। हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो साथ में ही मॉडल आंसर बनाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन बना उसका मॉडल आंसर भी साथ में बना, चाहे तो उसी समय दे दें आपको, क्वेश्चन से पहले मॉडल आंसर दे दें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप डिपेंड हो जाइएगा मॉडल आंसर पे। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉडल आंसर देख के ही अपना आंसर लिखते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा इसी बार आपको प्रूफ के लिए। यहाँ उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं उनका आंसर्स, लेकिन आपको मैं दिखा दूंगा वहाँ पर एग्जाम्स में, मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी के एग्जाम्स में। चलिए खैर कोई बात नहीं है, हम लोग इसी पैटर्न से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इसको देख देख करके आपको आइडिया लगेगा और तब आप सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको क्लास के अंदर। तो चलिए सारे आपके जो है ना इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। हर जगह पे डायग्राम और ये चीज़ें, मॉडल आंसर आप देख करके अपना काम कीजिए, सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन निकालते हैं और उसको एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैं भी करता हूँ यहाँ पे जितना हमको आता है, और आप भी अपना सॉल्यूशन उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए सवाल नंबर 1 क्या है, उसको अब यहाँ सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कुछ लोगों को दिक्कत क्यों होता है सॉल्यूशन करने में, क्योंकि आप सवाल को ना अपने सर के ऊपर समझते हैं, बहुत बड़ा चीज समझते हैं। सवाल को हमेशा अपने से नीचे मान के चलिए, वो आपसे नीचे स्तर का चीज है। जब भी शत्रु को आप बहुत सर पे बैठा लेंगे ना, उसको बहुत ज्यादा आप अगर हेडेक दे देंगे, जैसे कहते हैं ना कि शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कमजोर मत समझिए उसको, लेकिन शत्रु को माने एकदम अपराजेय भी मत समझिए। शत्रु को हराया जा सकता है, चाहे वो दुनिया का कितना ही पावरफुल शत्रु हो, उसको हराया जा सकता है। तो क्वेश्चन जो भी है ना, ये मान के चलिए कि आपसे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, इस भाव से चलिए, क्या रे ये क्या है क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट बहुत बहुमूल्य है, बहुत ज्यादा सम्माननीय है। क्वेश्चन सम्माननीय नहीं होता है, क्वेश्चन से तो लड़ना है आपको, 2-2 हाथ करना है। ये क्या आपके सामने आएगा क्वेश्चन, कैसा भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए, उसको पहले ये मान के चलिए ना उसका कि भाई ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन हम ऐसे बना लेंगे। ये भाव जब दिमाग में रहेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या रे क्या है इसमें, 2 बनाते हैं पहले इसको, पहले उसको आपको लाना होगा छोटे लेवल पे क्वेश्चंस को, बड़े लेवल पे रखिएगा क्वेश्चन को तो कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये चीज पहला मेरा ट्रिक याद रखिएगा, क्वेश्चन को हमेशा एकदम मान के चलिए कि ये सॉल्वेबल है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तब अब आते हैं, जब हमने समझ ली, मान लिया कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तब क्या करें, तब यही करें कि अब जो है क्वेश्चन को हमेशा एनालाइज करें पहले। जैसे मान लीजिए एट एन एवरेज आपको जेपीएससी में एक आंसर लिखने के लिए, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम आपको 9 से 10 मिनट आराम से मिल जाएगा, 10 मिनट से ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि 10 मिनट आपको आराम से मिलेगा। 250 वर्ड अगर आपको लिखना है तो उसके लिए 5 मिनट 6 मिनट का टाइम काफ़ी है, राइटिंग के रफ्तार के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को 7 मिनट भी लग सकता है। तो जो बचा हुआ 2-3 मिनट है ना, पहले क्वेश्चंस को ही पढ़ना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर नहीं करने लगना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन पहले देखिए और इत्मीनान से पहले उसको आराम से देखिए। आपके पास सबसे पहले घड़ी लेके बैठा करिए और घड़ी में देखिएगा, जब घड़ी में टाइम देखेंगे ना आप तो 60 सेकंड जो बीतता है बहुत टाइम है, वो 60 सेकंड बहुत कम नहीं होता है। जब टाइम को आप देखेंगे ना तो बीतते 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 लगे कि कितना देर लग रहा है 60 सेकंड बीतने में। वही चीज आपको यहाँ करना है। इसको देखिए आप कि 2 मिनट का टाइम है मेरे पास, इस क्वेश्चन को पहले क्रैक करना है कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ही आधा आंसर होता है।
तो अब हम चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट, माने पर्यावरण शब्द को परिभाषित कीजिए। ये काम हमको पहला करना है। अब वैसे तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां मतलब नहीं बनता करने का, मैं सेकंड वाले क्वेश्चन को उठा करके देखता हूं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, इसलिए इसको सेकंड वाले को, क्वेश्चन 2 डिस्कस आ गया डायरेक्टिव। यहां पे डिस्कस मतलब चर्चा करें, जो मर्जी, मैंने जितने डायमेंशन लिखेंगे उतना बढ़िया है। ठीक है, कोई फिक्स डायमेंशन आपको नहीं दिया है। डिस्कस, ये हमने समझ लिया। दूसरा है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंट, कि इसका संरचनात्मक वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए। स्ट्रक्चरल, अब कुछ लोगों के लिए ये देखते ही बहुत बड़ा टेंशन का विषय हो गया कि अरे स्ट्रक्चरल क्या है इसके अंदर। शब्द को देख करके घबराइए कभी नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल है वो। ठीक है, यूपीएससी यही करती है, क्वेश्चन आसान पूछती है, शब्द ऐसा उसके अंदर डालती है, क्योंकि ये जो एग्जाम हो रहा है हमेशा ब्यूरोक्रेट्स को चुनने के लिए हो रहा है। और आप इनके वोकैबुलरी को देखेंगे तो शब्द जो है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है। तो जो आपका पेपर सेट किया जाएगा उसमें हल्के फुल्के शब्द नहीं दिए जाएंगे। यहां तो देगा हल्का फुल्का शब्द, अदरवाइज मैं हायर एग्जाम्स का बात कर रहा हूं। यहां पर आपको शब्दों को देख करके घबराना नहीं है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, तो अब इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है, और हाउ इज द एनवायरमेंट डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैटेगरीज। बस बदल दिया जवाब को, ये क्वेश्चन पहला ही वाला है, लेकिन उसका बस वहां पे भाव बदल दिया है। भाव में क्या है कि एनवायरमेंट के अंदर नेचुरल क्या है और प्राकृतिक माने ह्यूमन मेड क्या है। तो जो शहर बनाते हैं ह्यूमन मेड है, नेचुरल क्या है तो हवा, पानी, आग, ये सब नेचुरल चीजें हैं। पहाड़, पर्वत सब नेचुरल चीजें हैं। हमने जो भी बनाया, डैम बनाया, वो प्राकृतिक माने हमारा बनाया, वो ह्यूमन मेड चीज है, लेकिन है तो एनवायरमेंट ना। रोड बनाया, वो हमारे सराउंडिंग में ही रहता है। रोड क्या है, रोड भी एक एनवायरमेंट है, लेकिन वो मैन मेड चीजें हैं। अगर डैम बनाया, ब्रिज बनाया, ये सब क्या है, सब एनवायरमेंट का ही पार्ट है, लेकिन अब ये एनवायरमेंट में ह्यूमंस के द्वारा ऐड किए हुए चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। इस क्वेश्चन में पूछा था स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंट, पहला चीज जो हम लोग को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या है, और दूसरा क्या कर दिया है, हाउ इज द एनवायरमेंट डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैटेगरीज। मतलब ये सवाल ही ना अपना जवाब है कि एनवायरमेंट के अंदर स्ट्रक्चरल रूप में, संरचनात्मक रूप में दो ही कैटेगराइजेशन किया हुआ है, नेचुरल, मैन मेड। मतलब सवाल यहां जो पूछा था ना कि ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है, वही क्लासिफिकेशन मैन मेड और यहां पे नेचुरल है, यही क्लासिफिकेशन है जो आपको दूसरे पार्ट में दिया हुआ। तो इसका पहले पार्ट का सवाल जो है, उस सवाल का जवाब इधर है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि पूरा कम से कम उसको 2-3 मिनट तक पढ़ना है, उसी पे दिमाग लगाना है कि क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। फोकस करिए कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। कीवर्ड्स को बार बार देखिए कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने साइड में मान लीजिए रफ करते हैं, रफ के लिए स्पेस होता है, तो मैं वहां लिखता कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। मान लीजिए हम उतना अच्छा से नहीं पढ़ के गए हैं, फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मैंने लिखा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब सोच रहे कि यार ये तो पढ़ के नहीं आया है इस तरह से स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, तो क्या हो सकता है। फिर मेरा दिमाग जा रहा है कि दूसरा कीवर्ड क्या दिया है इधर, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड कैटेगरी। नेचुरल कैटेगरी और दूसरा ह्यूमन मेड कैटेगरी। ह्यूमन मेड कैटेगरी, कुछ प्राकृतिक है और कुछ इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है। तो क्या यही तो नहीं है क्लासिफिकेशन। संरचना क्या क्या है, एनवायरमेंट में जो संरचनाएं हैं, या तो प्राकृतिक संरचना है या फिर इंसानों के द्वारा बनाया हुआ संरचना है, तो उसका क्लासिफिकेशन ही यही है। और जब इतना आपने क्रैक कर लिया तो इसको अपने भाषा में लिखिए कि प्रकृति जो भी हमारे आसपास जो एनवायरमेंट है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल रूप, संरचनात्मक रूप से दो तरीके से वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण प्राकृतिक चीजें हैं, और दूसरा वर्ग में आते हैं जो इंसानों के द्वारा यहां बनाए गए मानव निर्मित चीजें हैं, वो आती हैं। हो गया, यही तो लिखना था ना आपको। और जैसे ही इतना लिखा, आपका इंट्रो भी हो गया और पहले पार्ट का लगभग आंसर भी हो गया। तो पहला हो गया इंट्रो। अब दूसरे बॉडी में आइए। मैं इधर कहीं फ्रेश पेज में लिखता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले, और उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। तो फ्रेश पेज में कैसे लिखें, अब यहां लिखते हैं उसका आंसर। पहले वाले का आंसर हम लिख रहे हैं, और आंसर में हमने ये डिसाइड किया है कि इसका जो इंट्रो वाला भाग है, ये इंट्रो भाग में लिख रहा हूं।
इंट्रो वाले भाग में हम लोग ये लिखेंगे कि इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है, संरचनात्मक। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इंग्लिश में पहले लिख रहा हूं, फिर हिंदी में वही चीज आप समझ भी सकते हैं। ऑफ एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स बोथ नेचुरल एंड मैन मेड कंपोनेंट्स, ऐसे करके लिखिए इंट्रो। यही स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन संरचनात्मक जो है यहां पर, कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे हिंदी में सेम चीज को हिंदी में ऐसे लिखिए कि पर्यावरण में संरचनात्मक वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है। संरचनात्मक वर्गीकरण दो तरह से किया गया है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित यहां पर किया गया है। यही इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। और जब ये आपने लिख लिया, इसका इंट्रो में ही ये चीज क्लियर हो गया। और इनके अंदर जो जो चीजें आती है, माने मानव निर्मित के अंदर जो चीजें आती हैं और जो आपका प्राकृतिक में जो चीजें आती हैं, उसका थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन कर दीजिए, ठीक है, चर्चा कर दीजिए, वर्णन कर दीजिए, वही चीज वहां बता दीजिए बॉडी में। और कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन में लिखिए कि इन दोनों चीजों का आपस में तालमेल होना जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लार्जर गोल से जोड़िए कि इसके बॉडी में क्या करना है, बॉडी में चर्चा कर देना है। किस चीज का चर्चा कर देना है? कि नेचुरल चीजें क्या है। नेचुरल चीजें वही हैं जितने हमारे आसपास एबायोटिक फैक्टर है। एबायोटिक जो मैंने 4 कंपोनेंट पढ़ाया एनवायरनमेंट का, वही चारों कंपोनेंट है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, वो सब है। और उनके अंदर आप एग्जांपल देखिए कि जैसे एटमॉस्फेयर है तो उसके अंदर वायु है, लिथोस्फीयर है उसके अंदर मृदा है, और एटमॉस्फेयर में मैंने सूर्य भी का प्रकाश भी माना जाएगा, उधर से ही आ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश हो गया, पानी हो गया, ये सब जितना भी चीज हो गया, कुछ चीजें एटमॉस्फेयर में है, कुछ लिथोस्फीयर में आएगा, कुछ चीजें हाइड्रोस्फीयर में आएगा, वो सब चीज। और प्राकृतिक चीजों में ही एनवायरनमेंट का जो पार्ट आता है वो बेसिकली जैसे पहाड़ ये सब हो गया, जंगल हो गया, वो जितने भी बायोम्स हैं वो सारे चीज। और जो मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर, उसको लिखिए यहाँ पर मैन मेड में, माने मानव निर्मित। तो मैन मेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वो बेसिकली वही हाईवे, ब्रिज, या यहाँ तक कि पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी या शहर, बड़े बड़े शहर, ये सारे के सारे मानव निर्मित इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये भी तो एनवायरनमेंट का ही हमारा हिस्सा है, इसीलिए एनवायरनमेंट का वर्गीकरण इस तरह से दिया गया है। सारा का सारा चीज आंसर उसके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था। देर बस इतना लग रहा था आपको समझने का, फेर बस इतना था कि अगर क्वेश्चन को आप एनालाइज करते हैं, एनालाइज मतलब तोड़ तोड़ के समझना हर खंड को, हर कीवर्ड को, और एक एक का आंसर करना। आपको यही इंश्योर करना है कि आपके पूरे उत्तर में जितने भी कीवर्ड क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे, सारे कीवर्ड्स के ऊपर यहां पर आपने कुछ ना कुछ एड्रेस किया है कि नहीं उस पॉइंट को। अगर आपने सारे कीवर्ड्स को यहां पर एड्रेस किया है तो आपको नंबर मिलेगा। कोई कीवर्ड आपने छोड़ दिया, मान लीजिए इसके अंदर से मैन मेड वाला आपने गायब कर दिया, नहीं समझ में आया आपको मैन मेड, तो कम नंबर मिलेगा। ठीक है, दोनों को आपने लिख दिया है। और साथ में कंक्लूजन में क्या जोड़ेंगे, नीचे कंक्लूजन अगर लिखे हम, तो कंक्लूजन तो इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो मैन मेड चीजें हैं और जो नेचुरल चीजें हैं, ये दोनों आपस में सामंजस्य बैठा के बनाना चाहिए या फिर काम करना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट कर सकते हैं। या फिर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे अंटिल अनलेस ये पूरा हो जाए। लार्जर गोल से आपने जोड़ दिया, बस वही चीज है। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कंक्लूजन निकले का? और भी कुछ कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमने जो भी मैन मेड चीजें हम बनाते हैं, ये कंक्लूजन लिख रहे हैं हम लोग कि वॉट एवर मैन मेड कंस्ट्रक्शंस या इंफ्रास्ट्रक्चर वी आर बिल्डिंग should be environment friendly and must adhere to the government environment codes या environmental laws या law of the land, जो भी है। मतलब हम दूसरा कंक्लूजन ये लिख रहे हैं कि जो भी हम यहाँ निर्मित करते हैं, जो भी हम यहाँ निर्माण करते हैं, वो सारे यहाँ पर सरकारी जो भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो लॉ आए हैं उसके एडहेरेंस में होना चाहिए। यही लिख रहे हैं दूसरे कंक्लूजन में। और क्या हो गया? एंड दिस विल इंश्योर, जब ये गवर्नमेंट में जो भी नियम कानून वहां बनाया गया है, क्योंकि नियम कानून के पीछे रिसर्च हुआ है ना, कि आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग का ऐसा ढांचा बनाइए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो।
बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर है, बिल्डिंग तो फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है कंस्ट्रक्शन है, तो इसका कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर आप फॉलो करें वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे चीन में अभी देखिएगा, चीन में एक हाल फिलहाल में कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वहां स्टार्ट किया गया, कोई स्टेडियम बन रहा था मेरे ख्याल से, या कोई कुछ बन रहा है ऐसा, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा गुब्बारा वहां फुला दिया ऐसे करके, वो गुब्बारे को इन्फ्लेट कर दिया। अब इसके नीचे पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके वजह से, क्योंकि आसपास कुछ स्कूल है, अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा तो आवाज जाएगा, स्कूल का काम डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन ये गुब्बारा ऐसा उन्होंने मटेरियल से बनाया है कि इसके अंदर का आवाज बहुत हद तक कम हो चुका है, माने स्कूल में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। आप देखिएगा, क्या ये हर जगह फॉलो होता है? नहीं। अक्सर आप यहाँ पे देखिएगा कि आपका स्कूल भी चल रहा है, क्लासरूम भी, और स्कूल के ऊपर कोई बिल्डिंग बना रहा है, वहां ग्रेनाइट लगा रहा है, क्या लगा रहा है, तोड़ फोड़ भी कर रहा है, पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। अस्पताल है, अस्पताल के अंदर इधर मरीज बेड पे पड़ा हुआ है और बीमार है और चाहता है शांति से थोड़ा रहे, बगल के रूम में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आवाज हो रहा है। तो चीन जो है इसने ऐसा गुब्बारा बनाया, आवाज नहीं हो, डस्ट वस्ट कुछ बाहर नहीं जाएगा, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये सब चीजें हमें यहाँ लिखना चाहिए कंक्लूजन में कि हम जो भी यहाँ पे मानव निर्मित करें, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो भी करें तब वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, पर्यावरण से वो उसका सामंजस्य होना चाहिए, पर्यावरण को खराब ना कर दे, वैसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज कंस्ट्रक्शन हुआ दूसरा चीज बर्बाद हो गया। चलिए, तो ये था इसका आंसर। हमें इस तरह का इंट्रो लिखना चाहिए, कुछ बॉडी के अंदर चर्चा करने वाला जो पार्ट था, तो सारे चीजों का हमने चर्चा कर दिया। कंक्लूजन में अपना मर्जी है, वो जैसा भी आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। हमेशा ये कोशिश कीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट का चैप्टर बड़ा अच्छा है, हमेशा मौका मिलेगा आपको लार्जर गोल से जोड़ने का। लार्जर गोल मतलब यही विकसित भारत हो गया, या फिर ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हो गया, या फिर अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2030, ऐसा कुछ गोल हो गया। नेट जीरो एमिशन का मतलब कि हम पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल हो जाएं। ये सब गोल्स इतना लिखने का मौका मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। और उसके लिए वैल्यू एडिशन का कंटेंट कल आधा बन गया है। वैल्यू एडिशन का कंटेंट जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, उसके अंदर पॉल्यूशन के क्षेत्र में जितना भी अब तक काम हुआ है, जितना भी, वो मैं आपको उसके अंदर लिख करके प्रोवाइड कराऊंगा। देश के किसी भी राज्य में वो काम हुआ होगा वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसा यूपीएससी के अंदर आता है वैसा ही आपको यही करना है कि उसके अंदर से 4-5 याद करके रख लेना है, 4-5 को बार बार प्रैक्टिस करके रख लेना है। मेंस में जब भी पॉल्यूशन का बात हो तो उसमें से 2-3 यूज करना है, या टोटल 10 जो है ना आप रट के बैठ जाइए। उसमें तो 100 के आसपास होगा, 98 पेज 99 पेज का है, तो वो मैं वैल्यू एडिशन का मटेरियल आपको दे दूंगा। उसमें से 8-10 ऐसा चीजें याद करके रख लीजिए पॉल्यूशन के क्षेत्र में, उसको यहां लिखते रहिए, है ना। पॉल्यूशन वाला अब यह आएगा, उसका तो क्लास ही नहीं हुआ है अभी, जब कल क्लास चलेगा पॉल्यूशन का तो वहां मैं बताऊंगा। वैसे मेरा रिकमेंडेशन है कि जो पॉल्यूशन का वीडियो पहले से उसमें डाला हुआ है उसको पूरा देखिए आप, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा उन चीजों पे फोकस करेंगे जिसका हमारे पास रिसोर्स नहीं है, वीडियोस अवेलेबल नहीं है मेरा वाला बनाया हुआ। जिन चीजों का वीडियोस पहले से मेरा बना हुआ है उस चीज पे तो पहले आप फोकस कीजिए, वो तो बना ही है, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है इसका। देखिए, फिर मैंने बोला कि वही चीज है, आपको सिर्फ मैंने एक ही टॉपिक का घुमा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली वही है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अब फिर बच्चों को लगेगा कि नया सवाल है ये नया कुछ नहीं है भाई। जैसे ही आप इसको ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अजैविक और जैविक घटकों का क्या महत्व है, कुछ महत्व नहीं, मैंने उन्हीं का महत्व जो पीछे हमने डिस्कस किया। अब इसमें मेन मुद्दा बन गया कि इकोलॉजिकल बैलेंस हमको एक अलग से दे दिया, ये क्या है। अब इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? जो हमारे आसपास हो रहा है क्या उसके अंदर किसी तरीके का कोई बैलेंस में गड़बड़ी है, क्योंकि बैलेंस में गड़बड़ी आएगी तो प्राकृतिक आपदा आएगा। अगर यहां पे आपदा नहीं आ रही है इसका मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, ऐसे 2 मिनट देखना है, 120 सेकेंड, और 2 मिनट देखने के बाद सारे कीवर्ड्स को अलग करना है कि हमको क्या क्या लिखना है। तो पहले वाला कीवर्ड बड़ा सिंपल है, सिग्निफिकेंस ऑफ एबायोटिक बायोटिक, मतलब इतना तो हम लिख लेंगे, और इनका सिग्निफिकेंस किसके संदर्भ में, इकोलॉजिकल बैलेंस के संदर्भ में। जब आपने ये चीजें खोज लिया आंसर क्वेश्चन में कि ये चीजें हमें एड्रेस करना है वन बाय वन, पहले इसको एड्रेस करना है कि ये क्या है, क्योंकि इंट्रो में लिखना पड़ेगा ना कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट ये चीजें, और फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को परिभाषित करते कि इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, इन दोनों का इंपॉर्टेंस बताना है वहां पे। कितना इजी क्वेश्चन।
तो जब ये आपने लिखा ना, फिर दिमाग में ये मत सोचिए कि यहाँ क्या लिख रहे, दिमाग में सोचिए इकोलॉजिकल बैलेंस से जुड़ा हुआ है कोई एग्जाम्पल जो आपने हाल फिलहाल में कभी मीडिया में सुना हो या कहीं पे सुना हो। ये सब जब दिमाग लगाइए इसके पीछे कि क्या इकोलॉजिकल बैलेंस वाला कुछ एग्जाम्पल आया था, आपको दिखेगा कि हजारों एग्जाम्पल आपके सामने से गया हुआ है जिसपे आपने उस समय ध्यान नहीं दिया था, अभी वो याद आएगा आपको। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड में जो कंस्ट्रक्शन कराया गया था जिसकी वजह से वहाँ उतना बड़ा बाढ़ आया, वो अक्सर वहाँ बाढ़, लैंडस्लाइड, इस तरह की चीज़ें होती रहती है, वहाँ पर इस तरह का बाढ़ आया मान लीजिए वहाँ। या फिर मान लीजिए चीन के कंटेक्स्ट में याद आएगा आपको कि चीन ने 3 गॉर्जेस डैम बनाया था, उधर एक डैम बनाया बहुत बड़ा सा। डैम बनाने से आसपास का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होता है, क्योंकि अर्थ का आइसोस्टेसी जो है ना बदलता रहता है, मतलब इलास्टिक रिबाउंड कहते हैं कि एस्थेनोस्फेयर पे आपने कितना लोड डाला है, मिलियंस ऑफ साल तक वो लोड एस्थेनोस्फेयर क्या करता है, दब के उसको एडजस्ट करता है। लेकिन अगर 9-10 साल के अंदर में आपने डैम बनाया बड़ा हेवी एक ही जगह पे, तो वो क्या होगा, RIS हो जाएगा वहाँ पे, रिजर्वोयर इंड्यूस सिस्मिसिटी, कि जिस जगह पे डैम बनता है अचानक एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लोड बढ़ जाता है वहाँ, उसको वो उतना जल्दी एडजस्ट नहीं करेगा, तो सारा नीचे से फ्रैक्चर हो जाएगा, उसका फ्रैक्चर होगा, खूब सारा भूकंप आएगा वहाँ पर। करोड़ों टन वहाँ पानी जो है ना एक जगह पे जमा हो गया है, और पानी स्थिर कभी रह नहीं सकता है, तो एक भूकंप आएगा, पानी हिलेगा, और उसके वजह से वो कंटिन्यूअस फिर आपको कई झटके दे देगा, ट्रेमर्स आता रहेगा बार बार उस एरिया में। तो ये सब क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस को खराब करना। जहाँ नदी नॉर्मली बह रही थी, मान लीजिए इधर से कोई नदी बह रही है, तो नदी बह के जा रही है, वो अपना काम कर रही है, सब कुछ मेंटेन है वहाँ प्रॉपर तरीके से, आसपास बड़ा अच्छा खुशहाल चीज़ें चल रही है, जंगल है, वहाँ पे पशु पक्षी रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी सब कुछ है। इंसान वहाँ जाता है और एक डैम बना देता है बिना किसी के इसके, माने कि क्या है इकोलॉजी के अंदर में क्या खराब होगा, वो सब बिना सोचे समझे वहाँ डैम बना के चलाता है। ये डैम बना लेते हैं, इससे हम लोग को थोड़ा सा बिजली भी मिल जाएगा और इरिगेशन में भी हम लोग का हेल्प हो जाएगा, पानी को डाइवर्ट कर लेंगे अपना मर्जी से, ये सब सोच के वो डैम बना देता है। अब डैम बनाने से क्या वो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हुआ, तो खराब हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि जिस रास्ते से पानी जा रहा था, अब क्या हुआ है, करोड़ों टन पानी एक जगह पे जमा है, तो आसपास के जितने गांव ना, पहले तो वो फ्लडिंग के चक्कर में फंसे रहेंगे वहां पे, क्योंकि सारा पानी तो जमा ब्लॉक हो गया, चौड़ा हो जाएगा पीछे नदी, आगे जाके नदी पतला हो गया एकदम। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सब दिमाग में चलना चाहिए जब भी इकोलॉजिकल बैलेंस वाला मामला हो। और जैसे ही दिमाग ये सब सोचना शुरू कर देगा ना, आपका आंसर तो बहुत मजेदार तरीके से हो जाएगा। अब इसका आंसर लिख के देखते कैसे लिख सकते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो मामला क्या है, इसको फिर से वाइट करें, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा वाइट हो जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो अब सबसे पहले इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। अब आंसर में क्या करना है कि बार बार बायोटिक, जेनरिक आंसर मैंने पहले ही बोला था कि जेनरिक नहीं लिखना है, वो आंसर जो सबको ही सोचेंगे, बच्चा भी सोच लेगा, वो चीज नहीं लिखना है। हमें लिखना है कुछ परफेक्ट चीजें। तो इंट्रो में आप कई तरह की चीजें लिख सकते हैं, मैं यहां चाहता हूं कि आप ऐसा इंट्रो लिखें जो थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड इंट्रो हो। जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि रिसेंटली, अब देखिए क्या है कि आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस का न्यूज आया ही होगा, ठीक है। तो रिसेंटली, मान लीजिए वो न्यूज अगर याद नहीं है, तब कैसे लिखना चाहिए कि रिसेंटली वी हैव सीन या वी हैव कम अक्रॉस न्यूज ऑफ वेरियस occurrences of urban floods and, और क्या लिख सकते हैं आप, फ्लैश फ्लड्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये क्या है, ना तो ये जेनरिक है और ना पूरी तरह से स्पेसिफिक किया हुआ है, मैंने दिमाग लगा के लिखा गया एक इंट्रोडक्शन है। दिमाग हमने यही लगाया कि देश भर में कहीं ना कहीं तो अर्बन फ्लड का मामला हुआ ही होगा, हुआ कि नहीं, ये ट्रिक है लिखने का। हिंदी में अगर लिखना चाहे, हिंदी छूट गया मेरे से, तो हिंदी यही है कि अभी हाल में ही कई जगहों पर हमें इस तरह का शहरी जो बाढ़ होता है वो देखने को मौका मिला। और फ्लैश फ्लड का हिंदी आप देख लीजिए, क्या ध्यान नहीं आ रहा है, फ्लैश फ्लड्स जो है देश के कई हिस्सों में वो देखने को मिला, जो कि न्यूज में बड़ा प्रचलित भी हुआ। इन सब का एक ही कारण था, मैंने आगे लिख रहे हैं कि द मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस वाज द डिस्टर्बेंस इन द इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये चीज है।
अब देखिए ये जब आपको लिखा ना, तो इससे एग्जामिनर को ये आइडिया जाएगा कि इस बच्चे को इसका कंसेप्ट प्रॉपरली पता है। अगर आपने छोटा मोटा यहाँ इंट्रो लिखा, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट समझाने लगे, तब तो फिर हो गया खेल, नहीं हो पाएगा। आपने क्या किया कि यहां बताना चाह रहे हैं आप यहां पे कि हमको इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है उसका पूरी तरीके से पता था यहां पर, ठीक है। तो अब उसको बता दीजिए यहां कि ये जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, हाल फिलहाल की घटनाएं, अगर एग्जाम्पल याद आ रहा है तो और बढ़िया है। एग्जाम्पल में उत्तराखंड, चेन्नई में जो बाढ़ है, बैंगलोर में जो बाढ़ आ रहा है, ये सब अगर आपको एग्जाम्पल से याद आ रहा है तब तो और अच्छा है, तब तो ये सब्सटेंशिएट हो गया, मतलब प्रूफ हो गया ये चीज। फॉर एग्जाम्पल द फ्लड्स ऑफ बैंगलोर, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर लिख लीजिए, केरला लिख लीजिए, ये सब एग्जाम्पल्स अगर याद आ रहा है, उत्तराखंड लिख लीजिए, तब तो और अच्छा है। इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री के जगह पे ये सब जगह का लिख दीजिए। एंड विच इज एविडेंस ऑफ द इम्बैलेंस इन द इकोलॉजी, या फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएटेड बाय ह्यूमन कंस्ट्रक्शन या इलीगल कंस्ट्रक्शन या फिर अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। जो इंसान जो यहाँ मानव निर्मित चीजें बना रहा है उसमें प्रॉपर तरीके से वो EIA नहीं करता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, और प्रोजेक्ट पास हो जाता है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट में तो मैंडेटरी, उसके बिना आपका प्रोजेक्ट ही क्लियर नहीं होगा, EIA करना ही पड़ता है उसमें। फिर भी कुछ में नहीं किया अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कि क्या प्रभाव पड़ेगा एनवायरमेंट पे, तब आप ये सब चीज़ों में फंसेंगे, प्रॉब्लम्स होगा। तो इस इंट्रो से आप ये विश्वास दिला पाएंगे एग्जामिनर को कि आपको कंसेप्ट क्लियर था पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का, ये इकोलॉजिकल बैलेंस का। और अब आइए कि अब आइए बॉडी में कि बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, माने जो इसके जैव या जैविक जो चीजें हैं और अजैविक जो चीजें हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, इसके घटक जो हैं, उन दोनों का बहुत महत्व है इसमें। तो इसके जगह पे आप सब हेडिंग दीजिए। क्या सब हेडिंग देंगे कि यहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये हो गया सब हेडिंग जो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन से पिक किया है। क्वेश्चन यही था मेरे ख्याल से, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को कि सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। सही है, तो हमने यही चीज सोचा और इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और यहाँ पे लिख दीजिए कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, वही जो जीवन है यहाँ पर। एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, जो यहाँ पे सनलाइट, ये सब चीजें आती है। इनके बीच में प्रॉपर तरीके का परस्पर जो है ना सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। और इनका महत्व क्या है कि अगर सूर्य का रोशनी, अगर धरती मान लीजिए थोड़ा सा 1 इंच आगे बढ़ जाए तो सूर्य का रोशनी से क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि जीवन ही नष्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो सूर्य का रोशनी जहां पर, माने सूर्य का रोशनी तो हमेशा एक समान ही आएगा, लेकिन मान लीजिए कि थोड़ा सा अर्थ में टिल्ट वगैरह आता है ना, जैसे देखिए जब हम लोग क्लाइमेट चेंज आगे पढ़ेंगे, वैसे इसका वीडियो तो डाला हुआ है आपके इस पे, आप क्लाइमेट चेंज पढ़ सकते हैं वहाँ पे। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में जो यहाँ का जियोलॉजिकल इतिहास है, उस जियोलॉजिकल इतिहास में कई बार यहाँ पर हिमयुग और कई बार यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है, हर बार होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि पृथ्वी के अंदर कई तरीके का साइकिल चलता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूम रही है ना, तो कई बार वॉबल करती है, लट्टू के जैसा घूमना शुरू कर देती है। तो ये सब जो, इसको मेलानकोविच साइकिल कहते हैं। तो ये सब जो साइकिल्स चलते हैं, इसके वजह से धरती के ऊपर ठंडा या गर्मी आने लगता है। तो इसके वजह से यहाँ ग्लेशिएशन शुरू, ग्लेशिएशन मतलब वही हिमयुग का शुरुआत होता है। जब वापस वार्मिंग शुरू हो जाएगा तो धरती फिर से गर्म हो जाएगी, सारे जो आसपास के आइस शीट है पिघल जाएंगे और जीवन हरा भरा दिखाई देने लगेगा। अभी हम लोग जिस पीरियड में, तो पिछले 12,000 साल पहले एक ऐसा ही ग्लेशिएशन, एक ऐसा ही वार्मिंग शुरू हुआ था। और इंसानों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इस वार्मिंग को ऐसा रफ्तार दे दिया है, और साथ ही साथ कि नीचे आने का ये पैरामीटर बंद हो गया, कि कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है लगातार। ये सारी चीजें हमने क्लाइमेट चेंज में आगे देखना है, लेकिन अभी के लिए वो चीज यही है कि सूर्य का रोशनी भी जो है ना, वो जीवन तो देती है लेकिन जीवन छीन भी सकती है ना, किसी किसी केस में। वो एग्जाम्पल था कि मैंने एक्सट्रीम केसेस में अगर आप इसी को डिस्क्राइब करने में लग गए तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी बहुत सारी चीजें कि जल है, अगर जल के ऊपर मान लीजिए हमने जाकर कोई डैम या इस तरह की कोई चीजें बने, एग्जाम्पल्स भी आप दीजिएगा, 3 गॉर्जेस डैम या फिर कोई भी दूसरे अन्य डैम का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हाल फिलहाल जितना डैम है ना, सबके ऊपर यही प्रॉब्लम है। कोई भी डैम याद आ गया, भाखड़ा नांगल, हीराकुड, कोई भी डैम आपको याद आता है उसको आप मेंशन कीजिए।
सतलुज पे जो ये डैम, ये सब कोई भी मेंशन कर दीजिए, क्योंकि हर डैम से वही परेशानी होगा जो उस डैम से। अब चीन का जो डैम है वो इतना बड़ा मैसिव है कि वहाँ पे प्रॉब्लम तो आना ही आना है, इसलिए वो दुनिया भर में लाइमलाइट में है। हमने जो डैम्स बनाए हिंदुस्तान में उतना बड़ा नहीं है, उस स्केल का नहीं है, इसलिए वो उतना बड़ा इकोलॉजिकल समस्या हमारे लिए हो सकता है, वो क्षेत्रीय हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल रूप से नहीं है। चीन वाला जो है इंटरनेशनल रूप से वो चिंता का विषय है ना। तो आप यहाँ सिग्निफिकेंस यही सब चीजें यहाँ पर लिखिए कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स में पहले तो जो प्राकृतिक चीजें हैं वो, और इस प्राकृतिक चीजों से जब हम भी छेड़छाड़ थोड़ा सा करने लगते हैं तो फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है वहां पर, ठीक है। और साथ में पहले ज्यादा फोकस तो आप रखिए इसी पे, क्योंकि आपको ये नहीं बोला है कि प्राकृतिक चीजों के साथ जोड़िए इसको, ये नहीं बोला है क्वेश्चन में। पहले बोला है कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो जैसे सूर्य का रोशनी आता है उससे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है, यहाँ पे खाना तैयार होता है, ठीक। उस खाने को यहाँ के कंज्यूमर खाते हैं, जो छोटे और भी जो अन्य जो यहाँ पे हैं आपको हेट्रोट्रॉफ्स जितने हैं वो उस खाने को खाते हैं, और एक एनर्जी का यहाँ पे फ्लो चलता है। ये सारी चीजें उसके लाइट से होता है। पानी जो है हर चीज के लिए एक तो नेचुरल हैबिटेट का काम करती है, एक्वाटिक लाइफ के लिए मतलब मछलियों या जलचर जितने हैं उनके लिए एक नेचुरल रूप से एक हैबिटेट का काम वो करती है। अदरवाइज पानी हमारे हर चीज के उपयोग में आता है, हर जीव को पानी चाहिए, ठीक है, वो चीज हो गया। वायु के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, तो वायु तो चाहिए ही चाहिए। वायु के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसें हैं उनका होना भी जरूरी है, और ज्यादा ना होना ये हमको रोकना है। होना क्यों जरूरी है, तभी जाके अर्थ का अपना ये टेम्परेचर जो है मेंटेन है। अगर पूरा खत्म कर दिया अर्थ तुरंत ठंडा हो जाएगा, फिर यहाँ जीवन नहीं संभव है। ज्यादा बढ़ जाएंगी तो अर्थ गर्म हो जाएगा, जो क्लाइमेट चेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। जलवायु का जो ग्लोबल वार्मिंग से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमको देखना ही है यहाँ पे। तो बॉडी के अंदर ये सारी चीजें लिखे, कंक्लूजन एग्जैक्टली वही जो हमने पीछे देखा, उसी को घुमा फिरा के लिखना है कि टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस दीज थिंग्स शुड बी इन प्रॉपर कॉन्सोनेंस या दीज थिंग्स शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन, या जैसा भी आप चाहें कंक्लूजन। अब तो समझ रहे हैं आप धीरे धीरे कि कंक्लूजन में और इवॉल्व होते जाएंगे, वो चीजें आप लिख सकते हैं। तो ये था, और डायग्राम्स साथ में आपको डायग्राम्स फ्लो चार्ट बनाते चलना है। अब जैसे मान लीजिए बायोटिक के ऊपर हमारा ये असाइनमेंट है, तो इसलिए इसमें आप मल्टीपल क्वेश्चन अलग अलग घुमा के मैंने पूछा है, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर एक ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसको घुमा फिरा करके अलग अलग भाव से आपको एग्जाम में आ सकता है। तो वो मेरा प्रयास था, है ना। तो आप इसको जब यहाँ देखेंगे तो ऐसे, और एग्जाम्स के अंदर जब भी बायोटिक एबायोटिक हो तो फ्लो चार्ट बनाना मत भूलिएगा वहां पर। और इसका जब फ्लो चार्ट बनाइएगा सिग्निफिकेंस, तो बायोटिक एबायोटिक एक साइड दिखा दीजिए, बायोटिक एबायोटिक ऐसे करके, और बीच में एक लाइन बना दीजिए, इनका एग्जाम्पल्स लिख के लाइन बना दीजिए कि ये दोनों जो हैं यहाँ पर इनके बीच में इंटरकनेक्शन है या इनके बीच में परस्पर संबंध है, ठीक है, संबंध या हार्मनी है। और इसके वजह से इसको ऐसे लाइन बनाइए, ये दिखाइए कि ये रिजल्ट में क्या आ रहा है कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है। ये ऐसा फ्लो चार्ट बनेगा जो आप बना सकते हैं, और इससे आपको नंबर मिलेगा क्योंकि आपने वैल्यू ऐड किया वहां। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4। अब देखिए फिर से क्वेश्चन वही, लेकिन फिर घुमा फिरा के पूछा हुआ है। ये क्या है चारों, यही कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है, और बार बार क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक ही मैंने ये पढ़ा है तो क्वेश्चन ही ये देंगे ना, लेकिन वो क्वेश्चन अलग अलग भाव से लिखा हुआ है, उसी को देख करके आप डरते हैं। चलिए अब ये 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आपके लिए चैलेंज नहीं बनेगा। कैसे है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर इन शेपिंग अर्थ्स एनवायरनमेंट। ठीक, हमने क्लास में क्या पढ़ा है, क्लास में हमने ये पढ़ा है कि एनवायरनमेंट जो भी हमारा पर्यावरण है उसके 4 कंपोनेंट है, वो चारों होंगे तभी पर्यावरण बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और वो चारों क्या क्या चीजें हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, यही 4 चीजें हैं, इन्हीं से मिलके बना है और एनवायरनमेंट बना है। तो यहां क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है कि ये जो 4 चीजें हैं इनका आपस में क्या संबंध है, ये 4 चीजें आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, और जिसके वजह से क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो मतलब अर्थ के एनवायरनमेंट को बनाए रखने में ये 4 चीजें कैसे अपना रोल प्ले करती हैं। इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है इस चैप्टर में। और जिनको ये मुश्किल लग रहा है तो पता नहीं कैसे ये कर रहे हैं, ये इससे आसान क्या सवाल हो सकता है कि सबसे पहले अगर इसका आंसर लिखना हो तो क्या लिखेंगे। तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या क्या है,
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो आप इसके इंट्रो में ही, इंट्रोडक्शन जो होता है उसमें फिर से आइए और ऐसा बताइए इंट्रोडक्शन। ये थीम क्यों नहीं चेंज होता है? चलिए कोई बात नहीं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर हम ये देख रहे हैं 4, और जिसके अंदर कीवर्ड्स क्या क्या है, कोई कीवर्ड्स है एनवायरनमेंट के, एक तो एनवायरनमेंट हो गया और बाकी इसके चारों कंपोनेंट इसके कीवर्ड में लिखे हुए हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, ऐसे। और एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन चारों में आपस में क्या संबंध है। तो पहले भाग में हमें कोशिश करना है वो बॉडी में, इंट्रोडक्शन में तो सिंपल लिखना है कि एनवायरनमेंट, ये इंट्रो लिख रहे हैं, ये जो पर्यावरण है एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ लिथोस्फेयर which is the soil present here, या जो टेरेस्ट्रियल सॉलिड सरफेस है वो, हाइड्रोस्फेयर विच इज, ऐसे करके आप इसको यहाँ यहीं लिख सकते हैं या फिर बाद के लिए भी छोड़ सकते हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसको बाद के लिए छोड़ा जाए, तो मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ कि एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर और एक और क्या रह गया, एटमॉस्फेयर, विच वर्क इन proper synchronization to sustain life on earth, ये एक प्रकार का इंट्रो है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ये 4 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें लिथोस्फेयर है, मृदा वाला एरिया, सॉइल वाला टेरेस्ट्रियल एरिया, हाइड्रोस्फेयर है, और ये सब एक प्रॉपर तरीके के सिंक्रोनाइजेशन, सब एक आपस में एक परस्पर संबंध बना करके जुड़े रहते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो सकता है। ये एक इंट्रो हो गया। अब इसके बॉडी में आ सकते हैं आप। मैं पूरा प्रयास ये कर रहा हूं क्योंकि वहां का इंट्रो हम देखे नहीं है मॉडल आंसर का अभी के लिए, अभी हम अपना इंट्रोज अपना बना रहे हैं, ठीक है, आप भी अपना बना सकते हैं, अदरवाइज आप मॉडल आंसर वाला बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉडी, इसमें क्या लिखना चाहिए? अब बॉडी में आइए और इन सब का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि एटमॉस्फेयर जो है बेसिकली मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो अर्थ के ऊपर में एक एनवेलप बना के रहता है, which has enveloped the earth and responsible for the climate control, माने क्लाइमेट का रेगुलेशन करता है अर्थ के ऊपर, ये बता दीजिए। Whereas हाइड्रोस्फेयर जो है वहां पे ये काम करता है, बायोस्फेयर यहां पर ये जीवन ही है, और लिथोस्फेयर यहां पर हम लोगों को लाइफ के लिए जो अवेलेबल एक तो सॉलिड सरफेस देता है लिथोस्फेयर, साथ में जो भी यहाँ पे वनस्पति वगैरह है वो लिथोस्फेयर में ही, सॉइल में ही जन्म लेती है। ये चीजें बताइए। तो ये 4 चीजें पहले आपने उसका चारों का बताया, और आपस में क्या संबंध। तो अब यहाँ पहला हो गया आपने जिसमें इन चारों के बारे में बताया, चारों के बारे में बताया, बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन, जो जैसा है अपने से बिना कुछ ऐड किए हुए आसान भाषा में बताइए, एक्सप्लेन चारों के बारे में। और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में आइए जहां पर एक सब हेडिंग डालिए, सिग्निफिकेंस, या फिर सिग्निफिकेंस क्या, डायरेक्ट आइए, इंटरकनेक्शन अमॉन्ग या बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये इसको ऐसे करके बनाइए। मतलब ये जो चारों चीजें आपने लिखा, अब इस वाले में आप इनके बीच का इंटरकनेक्शन समझाने वाले हैं। इंटरकनेक्शन समझाने के सबसे आसान तरीका क्या है, एक साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कि जो भी हमारे पास हाइड्रोस्फेयर है उससे पानी जाता है एटमॉस्फेयर में, वहां पे बादल का निर्माण होता है, कंडेंस होता है वहां पे बादल, फिर वो जमीन पे आती है, वो जमीन पे कहाँ जाता है, वो लिथोस्फेयर पे जाता है। लिथोस्फेयर पे जाने की वजह से जब वहां पानी आता है वो पानी वापस चला जाता है हाइड्रोस्फेयर में। लेकिन इस पूरे साइकिल में किस चीज का सस्टेनेंस होता है, जीवन का, बायोस्फेयर का, यही इनके बीच का एक संबंध है। इनमें से एक भी चीज को हटा दिया जाए तो जीवन नहीं रहेगा। यही चीजें तो लिखना है सिर्फ यहां पर। कितना आसान चीज है लिखना, बताइए। सिर्फ दिक्कत कहां आती है, सोचने में, कि आप सोचते क्या है। और दिक्कत कहां आती है सबसे, जो मैं 99% आपका जो दिक्कत यही है ना, कि सवाल को देखते ही सबसे पहले दिमाग में ये नहीं बन पाएगा, ये एटीट्यूड। और यही एटीट्यूड 99% लोगों को यहां मेंस में सक्सेस नहीं होने देता है, कि सवाल को इतना बड़ा मानते हैं कि अरे यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया, अरे जेपीएससी का क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन का कोई हैसियत नहीं होता है।
ठीक है, उसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, उसको अपने पैरों के नीचे रखा करिए क्वेश्चन को, कंसेप्ट को सर पे बैठाइए, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उस कंसेप्ट से जुड़ा हुआ दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपसे बनेगा, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप टेस्ट का क्वेश्चन क्यों नहीं हो, वो भी बनना है, बस समय का थोड़ा टाइम लग जाएगा कि हाँ हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे, कीवर्ड्स को पहचानेंगे, सबको ये करेंगे। आप देखिए दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल, जिस समय कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं, जिस समय, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपना बात कर रहे हैं, मैंने आप लोगों का बात कर रहे हैं, अपना ही बात कर रहे हैं, जिस समय हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस समय कोई मास्टर हमको ये नहीं बताया ना कि इसको क्वेश्चन को आपको रगड़ देना चाहिए, फालतू सवाल है ये। आप मान लीजिए हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूँ, आपका अलग अलग सब्जेक्ट भी हो सकता है, इसमें जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में आता था इतना बड़ा बड़ा वो लिखा रहता था, मतलब इसके अंदर का हर डेटा क्वेश्चन में दे दिया है, बस एक चीज रह गया है जिसको ढूंढना है, किसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम रह गया है, वर्क डन निकालना है, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी कभी निकालना पड़ सकता है, एंथैल्पी दे दिया, एंट्रोपी दे, मैंने यही चीज रहता था इसके अंदर। लेकिन सब चीज जो दिया हुआ है ना वो दिखाई नहीं देता था, किस चीज के दबाव में, कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, यही दबाव आपको दिमाग से हटाना है। वो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको कोई किसी ने दे दिया, मतलब वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बनता ही है सॉल्व होने के लिए, तो उसका कोई हैसियत नहीं होता। पहले तो ये दिमाग में एकदम सेट कीजिए, ठीक है, बना ही लेंगे हम, यही एटीट्यूड लेकर के आइए। बनाना क्या है, बस कीवर्ड्स तो निकालना है। ये न्यूमेरिकल था, यहाँ पर सारे चीज अगर हम निकालते हैं तो हो सकता है दो इक्वेशन लगेगा, एक यूलर लगेगा, एक बर्नौली लगेगा, दोनों एक ही इक्वेशन है लगभग, यूलर से ही बर्नौली आता है। यही होता ना ज्यादा से ज्यादा हमारे लाइफ में, कि थर्मोडायनामिक्स का एक प्रिंसिपल वहां लग गया और बाकी कोई एक दूसरा हमको फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बन जाएगा यही। लेकिन उस समय देखने पे, जब हम भी पढ़ते थे कॉलेज में, देखने पे कोई भी बच्चा जब पढ़ता है उस समय वो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है। लेकिन जब जीवन चलता रहता है तो पता चलता है कि यार जीवन जीना बहुत बड़ा मुश्किल का चैलेंज है, ये सब क्वेश्चन तो हम ऐसे ही बना लेते। आज आपको लगेगा कि पहले तो हम जीवन जी लें, वही बहुत बड़ा बात है, ये सब दो कौड़ी के सवाल से इतना घबराते थे। आज देखो, मैंने इतना काम करके भी हमारे पास उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जितना पैसा कोई आदमी इंस्टाग्राम पे ड्रामा करके कमा ले रहा है। ये चैलेंज है, ठीक है। इज्जतदार काम करके आप पैसा नहीं कमाए, कोई आके हंस गा दिया, झूठे का डांस कर दिया, ये सब कर रहा है, मैंने उसको डांस भी नहीं आता, ये नहीं कि वो परफेक्ट है डांस में, घटिया डांस भी किया, कुछ भी नहीं किया, कोई अपना टैलेंट नहीं है उसके पास, फिर भी उसके पास स्पॉन्सर से पैसा गया, ये सब चैलेंज है। उस समय क्वेश्चन छोटा लगने लगेगा आपको। तो वही आप मान के चलिए कि आपके सामने जीवन में बड़ा बड़ा चैलेंज आएगा, ये सब छोटा मोटा प्रश्नों से आपको नहीं डरना है, तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये आपने इंटरकनेक्शन बताया, अब इसका सिग्निफिकेंस बता दीजिए। इंटरकनेक्शन एक पॉइंट हो गया, फिर हम क्वेश्चन से ही पिक कर रहे हैं वो चीज, सिग्निफिकेंस, महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंटरकनेक्शन। सिग्निफिकेंस क्या है कि पहला तो ये कि यहाँ पर जीवन को सस्टेन कराने के लिए, सारे जीवों का यहाँ पर सब कुछ हो, लाइफ को सस्टेन कराने के लिए ये चीज़ का होना बहुत, इंटरकनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये कि जीवन तो है लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रखने के लिए भी इनका परस्पर में संबंध होना जरूरी है। पीछे वाले क्वेश्चन से आप उठा करके यहाँ लिख लिए नॉलेज, 2-3 सिग्निफिकेंस लिखिए और फिर आ जाइए कंक्लूजन में। और यहाँ का ट्रिक क्या है कंक्लूजन लिखने का ट्रिक, क्योंकि देखिए अगर ये मान लीजिए कि ये एग्जाम के अंदर अगर ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन हो जिसको आप बाद में लिखने वाले हैं, तो आपका लगभग सारा कंक्लूजन खत्म हो चुका होगा। तब तक विकसित भारत खत्म हो चुका होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट खत्म हो, हर कंक्लूजन में एक ही चीज तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे, है ना। आपको कुछ ना कुछ तो वेरिएशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कंक्लूजन हर जगह वो एप्लीकेबल होगा ना, उसको तो कहीं भी लिखिएगा सही हो जाएगा कंक्लूजन, एनवायरमेंट का चैप्टर है तो। लेकिन हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ चेंज करना है। तो ट्रिक क्या है इसके लिए, ट्रिक यही है कि आप जब भी सिग्निफिकेंस वगैरह बताना शुरू कीजिए, अगर सिग्निफिकेंस पूछा है तो अगर आपके दिमाग में 2 सिग्निफिकेंस आ रहा है तो एक ही लिखिए, यहां पर एक को ही थोड़ा सा एक्सपैंड करके एक पैराग्राफ लिख के छोड़ दीजिए, और जो दूसरा वाला दिमाग में है उसको कंक्लूजन में डालिए, वही कंक्लूजन बन जाएगा। एक कम यहां लिखना चाहिए, अगर 3 याद आया तो 2 ही लिखिए, एक छोड़ दीजिए, एक को कंक्लूजन में डाल दीजिए, वही बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में 2 कंक्लूजन हमको याद आया अभी, और भी याद आ सकता है अगर जोर लगाएंगे, लेकिन 2 याद आया तुरंत। ये क्या याद आया कि यहां तो जीवन पनपने के लिए इसका सबसे बड़ा ये चीज है
तो हम इसी को लिख के छोड़ देंगे, बढ़ा के थोड़ा सा लिख देंगे इस पैराग्राफ को, और जो दूसरा कंक्लूजन मैंने बोला इकोलॉजिकल बैलेंस वाला पॉइंट, वो लिखेंगे कंक्लूजन में कि दीज थिंग्स शुड बी या मस्ट बी इन कोहेरेंस या मस्ट बी इन ए प्रॉपर इंटरकनेक्शन एंड स्मूथ फंक्शनिंग टू एंश्योर ए प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस। बस वही चीज वो हो जाएगा उसमें चौथे वाले में, कि पारिस्थितिक जो यहां पर बैलेंस है उसको बना करके रखने के लिए हमें इन चीजों का होना, हमें क्या, ये इन चीजों का नेचुरल रूप से होना बहुत अति आवश्यक है। आसान सा चीज है, यहां भी सॉल्व हो गया वो चीज। ये सारे स्टैटिक है, इसमें कहीं भी करंट अफेयर नहीं डालना है, वो अपने मर्जी से आप डाल सकते हैं, क्वेश्चंस का जैसा भी आकार वहां रहेगा उसको देख करके, नेचर देख करके। ये हमेशा खुश होना चाहिए कि हमको करंट अफेयर जोड़ने का मौका मिला, कि जैसे ही आपने इंट्रो में करंट अफेयर कुछ लिखा सही है अगर वो, तो आपको यहीं पे सारा नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट इंप्रेशन। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, अब एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, एक रह गया, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आते हैं एग्जाम में क्या करना है आपको वो चीज पे। तो हमारा क्वेश्चन 5वां जो है नीचे है, देखिए इसको तो हम सॉल्व नहीं ही करेंगे क्योंकि इसको आप ही सॉल्व कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अगर ये मुश्किल लगेगा तब तो फिर भगवान मालिक है, ये तो एकदम आसान लगना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। पर्यावरण के भौतिक और जैविक घटकों के बीच उपयुक्त उदाहरणों सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या अंतर है? बहुत आसान है भाई, वो तो डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल, फिजिकल क्या चीजें हैं जो भी हमारे पास आस पास में, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, माउंटेन फिजिकल चीज है, नदी फिजिकल चीज है, फॉरेस्ट फिजिकल चीज है, वो चीजें हैं। और बायोलॉजिकल क्या चीजें हैं? बायोलॉजिकल में वो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट फिजिकल भी है लेकिन बायोलॉजिकल चीज, जो वनस्पति आती है उसमें, वो मूव नहीं कर सकता है, स्टैटिक रहता है, लेकिन है वो दोनों में आ जाएगा उसके अंदर में। बायोलॉजिकल में बाकी सारे जीव जंतु हैं, जीव जंतु। और जो फिजिकल में यहां दे रहा है वो इस सेंस में दे रहा है कि यहां पर बेसिकली वो एबायोटिक के कंटेक्स्ट में, लेकिन उसका नाम चेंज करके वो थोड़ा सा ऐसे लिखे हुए हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि एक ही, जब अगर मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है तो एक ही सवाल इस तरह से घूम घूम करके आपके पास आ सकता है, कई तरह के इसमें। यही हमें समझना था कि वो कैसा भी क्वेश्चन हमको दे दे, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे यहां पर। अब आते हैं एग्जाम में, कि एग्जाम में क्या होगा आपके साथ। एग्जाम में ये होगा कि बेसिकली अगर लाइटिंग ठीक है तो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, लाइट ठीक है। चलिए, हमने जो सेटिंग किया है आज व्हाइट बोर्ड के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको व्हाइट पेपर मिलेगा, इसके लिए किया था लाइटिंग का जो सेटिंग था, तो इसलिए इसी पे लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्स के अंदर में क्या करना चाहिए एग्जाम, ताकि अपना पेपर जो है ना बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगे। ठीक है, प्रेजेंटेबल पेपर लगे, यही इसका सबसे बड़ा पैरामीटर। अगर कॉपी बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल है तो आपको मार्क्स मिलेगा, प्रेजेंटेबल नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन के लिए तैयारी से, क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 का ए, 1 का बी और 1 का सी, ये 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी, ऐसा सवाल आएगा। अब इन सवालों में, इनमें से आप क्या है ना आगे पीछे जरूर लिख सकते हैं। जैसे 4 को 4 ABC आपने पहले लिखा, या 5 ABC आपने पहले लिखा, ऐसे करके आपको 5 सवाल सॉल्व करना है। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में ये ABC ना दे करके क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है कंपलसरी टाइप का, कि ये कंपलसरी, ये सॉल्व करना ही करना है आपको, इसमें चॉइस नहीं है। और यहां क्या दिया, 1 का A B C D E F G या E तक छोड़ दिया है। और क्वेश्चन नंबर 1 को लिखा है कि शॉर्ट नोट्स लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, नोट्स ऑन फॉलोइंग। और ए में दे दिया आपको यहां पर एनवायरमेंट, बी में दे दिया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, सी में दे दिया बायोम, डी में दे दिया वाटर पॉल्यूशन, ई में दे दिया पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, ऐसे करके कुछ पॉइंट दे दिया है आपको। इन सब पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है 40-40, 50-50 वर्ड्स में, क्योंकि सबका हो सकता है कि 4 नंबर का हो जाइए, 4 नंबर का होगा तो 10 दे देगा ताकि 40 हो जाए, फिर है ना। 4 से ज्यादा 8 नंबर का तो नहीं देगा, तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा।
तो मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन दिया और पांचों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां पर 4 नंबर का है, तो ऐसा मिला करके 10 दिया आपको, ये कंपलसरी होगा नोट्स लिखना, राइट शॉर्ट नोट। तो आप क्या करिए कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो क्वेश्चन का तीनों सेगमेंट पे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो रहा है, पहले तो क्वेश्चन पूरा देखिए, सेलेक्ट कर लीजिए किसको किसको लिखेंगे, जिस पे सबसे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है उसको सबसे आगे लिखिए, और उनके सारे पार्ट्स एक ही जगह पे लिखा जाएगा, ये नहीं कि अलग अलग लिखा जाएगा, एक जगह पे। तो आपको याद आया कि चलो क्वेश्चन 2 जो हमको लग रहा है इस पे मेरा सबसे ज्यादा कमांड है, तो 2A 2B 2C इन सब को एक साथ लिखिए, ठीक है। और बहुत जबरदस्त तरीके से, सबसे ज्यादा टाइम इस पे आपको 10 मिनट नहीं लग रहा है, मैंने एक को तो 10 मिनट में लिखना है, 10 10 10 मैंने आपको 30 मिनट मिल जाएगा लगभग इसके लिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए छोटा और भी लिखना है, 7-7 मिनट ऐसे करके आप ले लीजिए, जो भी टाइम लगेगा लिख लीजिए उसको, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा 1-1 मिनट एक्स्ट्रा दे करके सुंदर सुंदर पहले ही आप लिखिए ऊपर में, पहला इंप्रेशन, इंट्रो को सोच समझ के थोड़ा सा ध्यान दे करके लिखिए। जैसे ही आपका शुरुआत का 2 क्वेश्चन अच्छा चला गया, तो पीछे वाले क्वेश्चंस में ना एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है उस समय उसके दिमाग में क्या होता है कि जैसे ही पहला क्वेश्चन पढ़ता है ना, पता चल जाता है कैसा स्टूडेंट है ये, तैयारी है या नहीं, प्रेजेंटेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि बोझ बन गया है इसके ऊपर, क्वेश्चन आया और इसको लग रहा है कि यार ये एग्जाम देने आए थे या कोई और एग्जाम देने आए थे, उसमें पता ही नहीं चल पा रहा है इसको। तो वैसे स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करता है एग्जामिनर कि आप मेहनती थे तो आपको एग्जाम में जाकर के वो इजी लगा, आपने अच्छे से लिखा, तो आपको वहीं से वो दिमाग में सेट हो जाएगा कि इसको कितना देना है। तो अगर वो पहले आपको मान लीजिए कि 40 में आपको उसने पहले वाले क्वेश्चन में 22 दे दिया, तब उसको ध्यान आएगा नहीं 22 ठीक नहीं है इसके लिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा कोई घटिया लिखा है, उसको भी मैंने 18 दिया हुआ है, तो आपको हो सकता है ना वो 26 दे दे इसमें, या 28 दे दे, आपको 28 भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं, 26 27 ऐसे नंबर दे देगा आपको। अगले वाला क्वेश्चन उसमें भी यही सोचेगा कि यार इसको क्या करते हैं 24 दें या 25 दें, ऐसे करके चलने लगेगा वो, माने माइंड मेकअप हो जाएगा उसका। और शुरुआत का ही क्वेश्चन जो है आधा अधूरा और घटिया टाइप से लिखा कि इसका 1 लिखा 2 नहीं लिखा आपने, बस वहीं से दिमाग में आ जाएगा कि पढ़ने वाला नहीं है, तो इसका कैसा आंसर किया जाए, क्योंकि पहले ही आपको यहाँ पे 40 में 6 नंबर आ रहा है, क्योंकि वो चाह के भी इसमें ज्यादा नंबर नहीं दे पा रहा है आपको 12 में। 50% नंबर से ज्यादा कितना देगा आपको एक क्वेश्चन में, वो मैंने तीनों का मिला के बोला, ऐसे नंबर 28। ये मिस्टेक्स आप एग्जाम में ना करें, मतलब ये मेरा आपको सलाह है। जो क्वेश्चन आता है उसको ऊपर लिख दीजिए, बाद बाकी क्वेश्चन आप चेंज करके आगे भी लिख सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो आज का ये जो सेशन था ये भी एक थोड़ा उपयोगी ही सेशन माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्वेश्चन को आपको लिखना कैसे वो समझाया। आगे से आप क्वेश्चंस को पहले 2 मिनट का टाइम देंगे, समझेंगे कि हाँ क्या लिखना चाहिए, रफ करेंगे कि ये कीवर्ड्स दिया है इसके साथ ऐसे घुमा के लिखना चाहिए, स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे जल्दी जल्दी, और फिर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। और साथ में ये जो आज का सलाह था, वो सब मशवरा था, वो सब ट्रिक्स था, उन सब को भी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने आंसर्स में, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस, अब मैं डाउट आपका सुनूंगा।